Hey guys, so today we will going to understand about the product life cycle. We will talk about the product life cycle and I will try to explain this concept using one example, and I will take an example of Apple iPod that was initially launched in 2001 and it was continued in the market till 2018 19 around. So this was a very long journey of a Apple iPod. So we will going to talk about concept using this example. Let's move further. So product life cycle was given by Raymond Vernon in 1966. इसको मैं अगर हिंदी में बात करूं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, तो उत्पादक जीवन चक्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और एक जीवन चक्र होता है जिसमें एक प्रोडक्ट जो है इनिशियली मार्केट के अंदर लॉन्च होता है और अपना पूरा जीवन करने के बाद अपने मार्केट से बाहर हो जाता है। द पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर बढ़ता है एक प्रोडक्ट और अलग अलग फेजेस के थ्रू वो जाता है, पास होता है और अपने जीवन को समाप्त करता है। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट जो होता है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और डिक्लाइन की ओर खत्म होता है। तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेफर्स टू अ जर्नी, एक जर्नी होती है प्रोडक्ट की। अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इनिशियल इंट्रोडक्शन फेज से स्टार्ट होता है टू द मार्केट until it is eventually removed from the shelves। तो जब तक मार्केट से बाहर नहीं होता, जब तक प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर रहता है, वो अपनी साइकिल को रन करता है। अच्छा, अब हम ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते क्यों हैं? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि जो एक प्रोडक्ट है वो किस तरीके से उसने अपने जीवन में परफॉर्म किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन टर्म्स ऑफ मार्केट सेल्स, उसकी सेल्स कितनी रही, उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, साथ ही साथ उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स थे और उसके सामने उसने कैसे स्टैंड लिया और उस कस्टमर्स ने कैसे उसको एक्सेप्ट किया, कितना किया और क्यों किया। इन सब चीज़ों के बारे में हम जान जानना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमें बताता है, साथ ही साथ ये हमें गाइड करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अंदर जो कि रिलेटेड होते हैं प्राइसिंग की, मार्केटिंग के और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में भी चीज़ें को बताता है फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट। अगर फॉर एन एग्जांपल आईफोन है, आईफोन वाज अ ब्रांड ऑफ एप्पल। तो एप्पल ने जब आईपॉड लॉन्च किया था, तो आईपॉड लॉन्च करने के बाद जब उसका कस्टमर एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बाद जब आईपॉड का जो साइकिल खत्म हुआ, उसी के दौरान जब है एप्पल ने अपने आईफोन्स को लॉन्च करना चालू कर दिया था। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है वो बताता है कि अगर मेरा एक प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो रहा है मार्केट के अंदर, तो मेरा प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट जो है उसे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस चीज को भी समझने के लिए हेल्पफुल है हमें। अब मैं अगर इसके ग्राफ की बात करूँ तो हम यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट को डिनोट करेंगे इस जगह पे। ये हमारा बीईपी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ये हमारे इन्वेस्टमेंट और लॉसेस होते हैं। ये जो होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। ब्लू लाइन जो इंडिकेट करती है, ये करती है हमारी सेल्स को इंडिकेट एज पर टाइम, और जो रेड लाइन होती है ये इंडिकेट करती है प्रॉफिट्स को एज पर टाइम। और ये जो है फेज ऑफ टाइम, कितना टाइम तक ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर रहा। मैं अगर फोर मेन स्टेजेस की बात करूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर, तो ये पहली स्टेज होती है, ये दूसरी स्टेज होती है, ये तीसरी स्टेज होती है और ये चौथी स्टेज होती है। बट इन सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज जो होती है वो होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की,
जो कि इनिशियल स्टेज होती है, बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है बिफोर प्रोडक्ट लॉन्च की। तो आइए हम इसके सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है क्या है, इसके प्रोसेस की बात करेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन की बात करेंगे। तो इसके प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस की मैं बात करूँ, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइडिया जनरेशन का। आइडिया जनरेशन का होता है कि थिंक ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया बेस्ड ऑन मार्केट नीड्स, कस्टमर प्रॉब्लम्स और ट्रेंड। जब भी कोई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च होता है या लॉन्च होने के प्रोसेस में होता है, तो सबसे पहले हम मार्केट की नीड्स के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उनके बारे में जानते हैं, और ट्रेंड क्या क्या चल रहा है उनके बारे में जानते हैं। जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट है, हमने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर रहा है, तो कस्टमर्स उसको परचेस नहीं करेंगे। मार्केट की क्या नीड है उसके हिसाब से हमने काम नहीं किया, तो उसके अंदर मार्केट का डिमांड क्रिएट नहीं होगा। और क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से भी अगर हम प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते हैं, तो उसका भी कस्टमर एक्सेप्टेंस नहीं करता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर समर्स में अगर मैं देखा जाऊँ कि अ बॉटल दैट कीप्स वाटर कोल्ड फॉर 24 आवर्स, ये मेरा एक आइडिया है कि मुझे एक बॉटल बनानी है, पानी की बॉटल बनानी है जो कि पानी को 24 घंटे तक ठंडा रखेगा। तो ये मेरा एक हो गया प्रॉब्लम। मैंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है कि गर्मी में पानी की बहुत समस्या होती है, और उसके बाद ठंडा पानी हर जगह पीने को नहीं मिलता है, तो मुझे एक बॉटल बनाना है जो कि पानी को 24 घंटे तक ठंडा रखें। तो ये मैंने है प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ओके, अब दूसरी बात आती है आइडिया स्क्रीनिंग की। आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर हम करते हैं इवैल्यूएट टू आइडिया टू सी इफ इट इज प्रैक्टिकल, यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस चीज़ को बनाना, क्या ये एक्चुअली में यूजफुल रहेगा, तो क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगा। ये चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। प्रैक्टिकली क्या हम उसे बना सकते हैं यूजफुल, क्या वो डिमांड को मीट कर सकता है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबल है या नहीं है। प्रॉफिटेबल एट दी एंड क्या होता है, कंपनीज क्यों प्रोडक्ट सेल करनी, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। तो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द कंपनी, टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट मीट्स कस्टमर नीड्स and which gives profit so that a company can grow. So यहाँ पे मैं देखूंगा कि is it affordable to make, will people buy it, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। थर्ड स्टेप जो होता है वो होती है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट रफ वर्जन, एक रफ आइडिया को मैं बनाऊंगा, फिर उसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन रखूंगा, और उस आइडिया का मैं फीडबैक लूंगा पब्लिक से। मैं क्या करूंगा, एक ऑन पेपर आई विल क्रिएट अ मॉडल, then I will do R&D, and then I will take feedback from people, will my product successful in market if I launch that particular product. So इसका क्या होगा यहाँ पे कि I will ask potential customers what they think of the product idea. मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूँ तो वो आती है बिजनेस एनालिसिस की। बिजनेस एनालिसिस के अंदर मैं कॉस्ट को एस्टिमेट करूँगा, प्रॉफिट को एस्टिमेट करूँगा, और उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी उसको एस्टिमेट करूँगा। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस में बात करूँगा, और यहाँ पे देखूंगा कि हाउ मच कॉस्ट इट विल occur when I will produce a particular product, and how much can I sell and at what price। तो ये सब चीज़ों की मैं यहाँ पे बात करूँगा।
नेक्स्ट स्टेप जो होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे जितना भी हमारा रफ आइडिया था, अब यहाँ पे वो फिजिकली टेंजिबल वे में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट विल गेट इन टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल हो जाएगा वो। उसका हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, सैंपल बनाएंगे। यहाँ पे फिजिकली हम उसका फिजिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अभी तक जो भी सारी बातें हो रही थी वो ऑन पेपर हो रही थी, बट यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर अब जो चीज़ें हैं वो टेंजिबल वे में फिजिकली बनी जाएंगी। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्रिएट अ टेस्ट मॉडल ऑफ अ वाटर बॉटल। फिर मैं टेस्ट मार्केटिंग की बात करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप। तो ट्राई आउट द प्रोडक्ट इन a small market or area to see how people respond. I will sell a particular product in one city and collect the feedback whether customers are accepting my product or not. आफ्टर दैट, आफ्टर टेकिंग दैट फीडबैक, मैं कमर्शियलाइजेशन पे जाऊंगा। अगर सारी चीज़ें सब कुछ ठीक रही तो मैं कमर्शियलाइजेशन पे जाऊंगा और जो है फुल स्केल प्रोडक्शन के ऊपर काम करूंगा और प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा मार्केट के अंदर। यहाँ पे ये जो स्टेज होती है ये हमारे यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इंट्रोडक्शन स्टेज यहाँ पे चालू हो जाती है। एडवर्टाइज एंड मेक इट अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करके मैं इसको अवेलेबल कर दूंगा हर जगह। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टेज स्टार्ट होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे पोस्ट लॉन्च रिव्यू करूँगा, मॉनिटर सेल्स करूँगा, कस्टमर फीडबैक दूंगा, इम्प्रूव द प्रोडक्ट इफ नीडेड एंड चेक इफ ऑल कस्टमर्स आर हैप्पी एंड मेक चेंजेस इफ नेसेसरी। तो यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन ग्रोथ स्टेज स्टार्ट हो जाता है। आइए अब मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की। अच्छा, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी सेल्स रहती हैं वो रहती हैं जीरो। इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो रहता है हाई, और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो होते हैं जीरो। क्यों? क्योंकि सेल्स जीरो है तो प्रॉफिट जीरो रहेंगे, इन्वेस्टमेंट हाई है, ठीक है। तो ये चीजें हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट, सेल्स और इन्वेस्टमेंट जो है, सेल्स जो रहेगा जीरो रहेगा, प्रॉफिट जीरो रहेगा और इन्वेस्टमेंट जो रहेगा बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक स्टेज कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर। सो इंट्रोडक्शन स्टेज के मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, सबसे पहले ये है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज। मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं और धीरे धीरे ग्रोथ की ओर बढ़ती हैं। प्रॉफिट जो होते हैं यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जो इनिशियली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, साथ में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, तो प्रॉफिट जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। और कॉस्ट ऑफ जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो रहता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और लोगों में अवेयरनेस नहीं रहती है, तो इतनी सेलिंग्स नहीं होती। तो यहाँ पे मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये है द प्रोडक्ट इज न्यू टू द मार्केट, नया है, इनिशियली लॉन्च हुआ। उसके बाद में स्लो सेल्स ग्रोथ। स्लो सेल्स ग्रोथ क्यों है? पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, लोगों को पता नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सेल्स का जो ग्रोथ रहता है स्लो रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट करने के साथ साथ यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद में आउटलेट कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। प्रॉफिट्स की मैं अगर बात करूँ, नेगेटिव और लो प्रॉफिट्स होते हैं ड्यू टू हाई कॉस्ट। कस्टमर्स जो रहते हैं यहाँ पे इनोवेटर्स रहते हैं। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स भी होते हैं, जिसके बारे में आपको मैं बता दूंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में। इनोवेटर्स ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आदत होती है, रिस्क टेकिंग, साथ ही साथ बहुत ईगर रहते हैं, ये चीज ईगर रहते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, एक्साइटमेंट रहता है उनके अंदर ट्रायल करने के लिए। तो ये इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बंदे होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं। अब कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ तो फ्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं होते मार्केट के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट जो है इनिशियली लॉन्च होता है, कॉम्पिटिटर्स को भी नहीं पता होता है, इसलिए वो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर नहीं होते। अच्छा, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे होता है टू क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो है मार्केटिंग का वो होता है प्रोडक्ट को की अवेयरनेस करवाना पब्लिक के बीच में और उसकी ट्रायल्स करवाना। यहाँ पे कंपनीज जो होती हैं वो ऑफर अ बेसिक प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करती है। यहाँ पे इतनी जल्दी हाई अपडेटेड वर्जन्स ऑफ प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करती। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर नोकिया ने जब फ़ोन लॉन्च किया था तो उसने एक बेसिक वर्जन ऑफ मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया था। उसने अपडेटेड डायरेक्ट टच स्क्रीन मोबाइल या एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ और लॉन्च नहीं किया, उसने बेसिक वर्जन को लॉन्च किया। डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट, लिमिटेड स्टोर्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर आते हैं। मोटा मोटा हमें ये याद रखना है कि प्रोडक्ट जो होता है न्यू होता है मार्केट के अंदर, सेल्स की ग्रोथ जो होती है बहुत स्लो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं कम होते हैं, और यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने की जो रहती है कंपनी की, कंपनी इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, और बेसिक मॉडल को लॉन्च करती है कंपनी। आइए हम टाइप्स ऑफ बायर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इनोवेटर्स के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि देखिए ईगर टू ट्राई करते हैं न्यू आइडियाज, ऑफन विलिंग टू टेक रिस्क। फिर आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं ग्रोथ स्टेज के अंदर होते हैं और ये ओपिनियन लीडर होते हैं इनकी कम्युनिटी के अंदर, एंड अडॉप्ट न्यू आइडियाज अर्ली बट केयरफुली, बहुत सोच समझ के चीज़ों को लेते हैं। फिर अर्ली मेजोरिटी जो वाले जो लोग होते हैं वो मेचोरिटी स्टेज के अंदर होते हैं और तभी खरीदते हैं जब बहुत सारे लोगों ने उसे ऑलरेडी ट्राइड कर लिया है ना। ठीक है, तो purchase after a significant number of people have already tried them। अच्छा, they are deliberate and pragmatic, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कार्य करते हैं। डेलिब्रेट का मतलब होता है समथिंग डन इंटेंशनली विद केयरफुल कंसिडरेशन, और pragmatic का मतलब होता है डीलिंग द थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे। मिडिल मेजोरिटी जो होती है वो भी मेचोरिटी स्टेज में काम करते हैं। लगार्ड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आखिरी में आते हैं, सबसे लेट आते हैं डिक्लाइन स्टेज के ऊपर। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। ये जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है, इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन दे दिया था कि आपको समझने में आसानी हो जाए कि क्या है क्या नहीं है। चलिए हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एप्पल ने जब इनिशियली लॉन्च किया था अपना आईफोन इन अक्टूबर 2001, उसका जो बेसिक मॉडल था वो अवेलेबल था 5 GB 10 GB के अंदर, और कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट पर्पस था वो था इंफॉर्मेटिव टेलीविजन एडवर्टीजमेंट was used to demonstrate the product usage and emphasize the benefit of listening to music on the go। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेटिव टेलीविजन एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कंपनी का फोकस था जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। ये होता है आईपॉड, ये फर्स्ट आईपॉड था जो कि कंपनी ने बनाया था। अब आते हैं ग्रोथ स्टेज की ओर।
ग्रोथ स्टेज के अंदर रैपिड राइजिंग सेल्स होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सेल्स कितनी जल्दी राइज हो चुकी हैं। साथ ही साथ फॉलिंग एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर, यहाँ पे कॉस्ट जो होती है रिड्यूस हो जाती हैं, प्रॉफिट जो होते हैं बढ़ने लगते हैं। ये देखिए आप, प्रॉफिट्स भी जो है बढ़ने लग गए हैं। कस्टमर्स जो हैं अर्ली अडॉप्टर को अर्ली मेजोरिटी तक रहते हैं। कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर उन्हें स्कोप दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, मार्केट ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। यहाँ पे जितना ज़्यादा हम मार्केट शेयर को कर सकते हैं उतना यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन सर्विसेज एंड वारंटी, यहाँ में हम प्रोडक्ट एक्सटेंड करते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर, अलग अलग फीचर्स के ऊपर अपडेट करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, उसकी सर्विसेज के ऊपर फोकस करते हैं और वारंटी के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिल्ड एन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि द प्रोडक्ट इज वाइडली अवेलेबल इन एज मैनी suitable outlets as possible to capture rapid sales को बहुत सारे आउटलेट को दिया जाता है। और एडवर्टीजमेंट जो होता है बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन द मास मार्केट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ग्रोथ स्टेज काम करती हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। Apple was facing a growing competition that targets its feature and size. आर्कोस करके एक फ्रेंच मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसने लॉन्च किया था अपना फर्स्ट डिवाइस टू डिस्प्ले बोथ इमेजेस एंड वीडियो विद इट्स चेक बॉक्स मल्टीमीडिया प्लेयर। ये कॉम्पिटिटर है एप्पल का। उसको फेस करने के लिए एप्पल ने लॉन्च किया था आईपॉड मिनी, and this become highly popular with teenagers and women due to its range of color. अब उसको कैसे डिफरेंशिएट किया? बाय प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन डिफरेंट कलर्स, स्मॉलर साइज, रिड्यूस प्राइस। इसके ऊपर इन्होंने अपना मैच्योरिटी ग्रोथ मार्केट को कवर किया। साथ ही साथ इन्होंने आईपॉड नैनो और सफल को भी लॉन्च किया टच प्रोडक्ट एक्सटेंशन के साथ, जो कि stave of competition from Me Too products including the likes of Samsung। ये जो competitors है like Samsung का YP-P2 टच स्क्रीन, MP3 प्लेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट जूने, ये सारे competitors थे iPod के। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर फर्दर एक्सपेंडेड बियॉन्ड इलेक्ट्रिकल स्टोर्स टू इंक्लूडिंग सुपरमार्केट। उन्होंने सुपरमार्केट के अंदर भी अपने आईपॉड्स को रखना चालू कर दिया था, सच एस टेस्को के अंदर उन्होंने रखना चालू किया था। तो ऐसे करके कंपनी ने अपना जो ग्रोथ स्टेज है उसके अंदर काम किया और मार्केट को कैप्चर किया। अब आते हैं मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर। तो मैच्योरिटी स्टेज के अंदर होती है पीक सेल्स होती हैं फॉलोड बाय स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ। पहले यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज के अंदर सेल्स बढ़ेंगे फिर धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो ये ऐसा, इसलिए पहले पीक सेल्स, यहाँ पे पीक आता है एंड देन स्लो डाउन इन लो कॉस्ट पर कस्टमर्स का जो कॉस्ट ऑफ अट्रैक्शन है, कैप्चरिंग है, वो बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ हाई प्रॉफिट देन स्टार्ट टू डिक्लाइन, प्रॉफिट्स भी हाई होते हैं देन धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जाते हैं। कस्टमर्स मिडिल मेजोरिटी पे होते हैं, कॉम्पिटिटर्स स्टेबल नंबर, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स रहते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे ही डिमांड कम होने लगती है कॉम्पिटिटर्स भी जो होते हैं वो डिक्लाइन करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल मेंटेनिंग एंड डिफेंडिंग मार्केट शेयर। मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे जितना हमारा को करना है मार्केट कैप्चर उतना करना है, साथ ही साथ उसको डिफेंड भी करना है। यहाँ पे मार्केट सेचुरेट हो जाता है क्योंकि एक समय बाद सेचुरेशन आ जाता है। सेचुरेशन का मतलब होता है कि हम मार्केट के अंदर और कोई स्कोप नहीं बचा है उसे एक्सटेंड करने के लिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं मैच्योरिटी स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जहाँ पे पीक सेल होती है देन फिर स्लो डाउन हो जाती है, लो कॉस्ट कस्टमर होते हैं, हाई प्रॉफिट होते हैं, फिर प्रॉफिट भी डिक्लाइन होने लग जाते हैं
कॉम्पिटिटर्स भी स्टेबल नंबर में रहते हैं, फिर डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाता है और ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट while maintaining and defending the market share। यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की मैं अगर बात करूँ तो कंपनीज डाइवर्सिफाई ब्रांड एंड मॉडल्स, यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर देती हैं। प्राइस टू मैच और बीट कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पे रिडक्शन इन प्राइस कर देती हैं, रिडक्शन इन प्राइस। यहाँ पे प्राइस बेस्ड कॉम्पिटिशन चालू हो जाता है, प्राइस बेस्ड कॉम्पिटिशन। कंपनीज को यहाँ पे प्राइस को रिड्यूस करना ही पड़ता है। बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा फोकस कर देती है डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर, इंटेंसिव हर जगह अवेलेबल हो हमारा प्रोडक्ट। एम्फेसाइज ब्रांड डिफरेंशिएशन एंड बेनिफिट, यहाँ पे कि हमारा ब्रांड कैसे डिफरेंट है ए ब्रांड से बी ब्रांड, कि हमारा ए ब्रांड है वो कैसे डिफरेंट करता है बी ब्रांड से। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजीज की बात करूँ तो मार्केट मॉडिफिकेशन, इंक्रीज कंजप्शन बाय फाइंडिंग न्यू यूजर्स, यहाँ पे कंपनी जो होती है न्यू यूजर्स को टैप करती है, न्यू मार्केट को देखती है और साथ साथ पुश करती हैं प्रोडक्ट को कि जो करंट कस्टमर्स हैं उसको वो भी अपना जो प्रोडक्ट है उसका कंजप्शन बढ़ा दें। फिर यहाँ पे आता है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, change in product characteristics like quality, feature, style to attract a new user or inspire more usage। और फिर market program modification, change elements of marketing mix like price, promotion, place। यहाँ पे या तो जगह प्राइस चेंज कर देती हैं या तो जगह चेंज कर देती हैं, प्रमोशन टेक्निक्स, एडवर्टीजमेंट स्टाइल चेंज कर देती हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं मैच्योरिटी स्टेज के अंदर। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो by 2008 the iPod can be said to have reached maturity with a global sales peak at 54.8 million units। To expand sales and compete in the mature market, Apple continuously broke new ground in design and performance, including the introduction of color screen, camera, video, नाइक प्लस फंक्शनलिटी एंड इंक्रीज बैटरी लाइफ। तो इन सब फीचर्स के ऊपर मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट फीचर्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इन सब चीज़ों के ऊपर कंपनी ने यहाँ पे फोकस किया था और अपने प्रोडक्ट को सेल किया था। अब आता है डिक्लाइन स्टेज की ओर। डिक्लाइन स्टेज की ओर देखें तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग सेल्स होती हैं। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सेल्स जो है डाउनवर्ड्स यानी टूवर्ड डाउनवर्ड्स, लो कॉस्ट पर कस्टमर, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे डिक्लाइन होने लग जाते हैं। साथ ही साथ कस्टमर जो रहते हैं वो लगार्ड्स रहते हैं जो कि एट द एंड ट्रेडिशन बन जाता है वो प्रोडक्ट का, तब खरीदते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो डिक्लाइन होते हैं और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो होता है कि रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड मिल्क द ब्रांड और हार्वेस्ट और डाइवर्स। या तो जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें फटाफट अर्न करके निकल जाएं या तो उसको हार्वेस्ट कर लें, मार्केट से बाहर निकाल लें या फिर उसे डाइवर्ट कर दें। तो ये सारी प्रोसेस होती है डिक्लाइन स्टेज के अंदर। मार्केटिंग स्टेज स्ट्रेटेजीज की बात करूँ मैं यहाँ तो फेज आउट द वीक आइटम, जो जो भी वीक प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर उनको बाहर कर देना, प्राइस को कट कर देना, वो सिलेक्टिव अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स को बंद कर देना, रिड्यूस टू मिनिमम नीडेड टू रिटेन हार्डकोर और लॉयल्टीज, ठीक है, एंड सेल्स प्रमोशन रिड्यूस टू मिनिमम लेवल। ये सारे इसके ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन फॉर डिक्लाइन के मेंटेन या तो री इन्वेस्ट टू रेजुवेनेट द प्रोडक्ट या फिर हार्वेस्ट रिड्यूस कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या फिर ड्रॉप राइवल द प्रोडक्ट। ये सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं यहाँ पे डिक्लाइन के अंदर। अब मैं देखूं गिवन द पीक्स ग्लोबल सेल्स इन 2008 by 2013 this has dropped significantly to 26.3 million। यहाँ पे iPod का भी जो था सेल डाउन होने लगा। कंज्यूमर हैव अ लिटिल नीड टू ओन एन iPod एज सेपरेट डिवाइस। अच्छा, यहाँ पे अब जो था मोबाइल्स का भी जो है
इंट्रोडक्शन हो गया था तो लोगों को यहाँ पे अलग ही वो लग रहा था कि लिटिल नीड ऑफ ओन एन आईपॉड एज अ सेपरेट डिवाइस। गाने सुनने के लिए अलग से कौन कोई सा प्रोडक्ट रखेगा, एंड इट सेल्स वर देयरफॉर कैनिबलाइज। यहाँ पे आईफोन के लॉन्च होने के बाद ही आईपॉड का सेल्स जो था कैनिबलाइज हो गया। कैनिबलाइज का मतलब होता है कि व्हेन अ कंपनीज न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टेक सेल्स अवे फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। आईफोन लॉन्च हुआ, आईफोन के अंदर म्यूजिक प्लेयर था, आईफोन लिया है अगर किसी ने तो आईपॉड नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उससे आईपॉड जो है म्यूजिक सुनने के काम आता था, जो कि काम हमारा मोबाइल फोन भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेल्स थी वो कैनिबलाइज हो गई। इस तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहाँ पे हुआ एप्पल का आईपॉड का, और हमने इस आईपॉड के थ्रू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट वगैरह आप कमेंट में बिल्कुल आप डाउट्स को लिख सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगा।